नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपना YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किया जाएगा जो कि है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का लिगेंड। जी हाँ, लिगेंड के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो लिगेंड से ही स्टार्ट होता है। तो इस वीडियो में आपको लिगेंड के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप पेन और कॉपी ले लें और इस वीडियो को देखें और इसमें जो बताया जाएगा उसको नोट जरूर करें। 12th 2023 के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप इसको जब भी वीडियो को देखें आप साथ में साथ लिखते चले। लिगेंड का डिफिनेशन के बात करते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस तरीके से लिखा है K4FeCN6 इन जनरल हम मान लेते हैं, तो इसमें इसको कहा जाता है काउंटर आयन। यहाँ पर इसको कहा जाएगा सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि CMA, सेंट्रल मेटल, और A4 हो जाएगा एटम। इसको कहा जाएगा लिगेंड। जी, मैं यहाँ पर लिगेंड हेडिंग डाल दिया हूँ, तो इसी चीज़ का नाम है लिगेंड। इसको डिफिनेशन के तौर पर भी बताया जाएगा, अभी सिंबल के तौर पर समझिए। स्क्वायर ब्रैकेट को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक छोटा मोटा उदाहरण होगा और उसके बाद ऊपर ऊपर की बातें हुई किसको क्या कहा जाता है, संकेत के रूप में। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं कि लिगेंड होता क्या है। तो जिसके पास लोन पेयर देने की टेंडेंसी होती है उसे लिगेंड कहा जाता है। बहुत ही साधारण उदाहरण है, साधारण परिभाषा है, एकदम सिंपल डिफिनेशन। जिसके पास लोन पेयर देने की टेंडेंसी होती है उसे कहा जाता है लिगेंड। अब फिर बात होती है कि लिगेंड बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो लिगेंड अगर कोई होगा तो उसका दो कंडीशन होगा। सबसे पहले उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि जिसको आप लिगेंड कर रहे हैं उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको लिगेंड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद होना चाहिए उसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर, या उसके पास एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड होना चाहिए। दो कंडीशन अगर कोई पूरा कर लेता है तो 100% की श्योरिटी है कि वह लिगेंड होगा। सबसे पहला होता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और दूसरा होता है कि उसके पास कम से कम एक लोन पेयर या एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो ये होता है लिगेंड का डिफिनेशन। 2 नंबर के लिए आपसे पूछा जाएगा कि लिगेंड से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लिगेंड। तो जिसके पास लोन पेयर देने की टेंडेंसी होती है उसे लिगेंड कहा जाता है। लोन पेयर देगा किसको, तो लोन पेयर देगा सेंट्रल मेटल एटम को। अब आप जानते हैं कि जो लोन पेयर देता है उसे लुईस बेस कहा जाता है। तो यहाँ पर जो लिगेंड होगा ये लोन पेयर को डोनेट करता है, और लोन पेयर को जब डोनेट करता है तो लेता कौन है, तो लोन पेयर को लेने वाला होता है CMA, सेंट्रल मेटल एटम। जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको कहा जाता है लुईस बेस, यानी कि यहाँ पर लिगेंड काम करेगा लुईस बेस की तरह। और लोन पेयर लिया किसने, तो सेंट्रल मेटल एटम यानी कि CMA, तो इसको कहा जाएगा लुईस एसिड। तो इतने तरह से तमाम तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप भी इसको शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए। अभी तक हमने लिगेंड का डिफिनेशन देख लिया कि जिसके पास लोन पेयर देने की टेंडेंसी होती है उसे लिगेंड कहा जाता है। लोन पेयर देता किसको है, सेंट्रल मेटल एटम को। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। सबसे पहले चार्ज के आधार पर देखा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव लिगेंड, दूसरा होता है नेगेटिव लिगेंड, और तीसरा होता है न्यूट्रल लिगेंड। देखिए जिस लिगेंड के पास पॉजिटिव चार्ज होगा उसको कहा जाएगा पॉजिटिव लिगेंड, बात है क्लियर। जिसके पास निगेटिव होगा उसको कहा जाएगा निगेटिव लिगेंड, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होगा उसको कहा जाएगा न्यूट्रल लिगेंड। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
अब यहाँ आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तो फिर यहाँ पर बात होती है कि डेंटिसिटी क्या होता है। तो जितना लोन पेयर डोनेट करता है उसे डेंटिसिटी कहा जाता है। मान लेते हैं कि कोई लिगेंड है और वह लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को एक लोन पेयर डोनेट किया तो उसका डेंटिसिटी का मान 1 होगा। अगर कोई 2 लोन पेयर डोनेट करता है तो उसका डेंटिसिटी का मान 2 होगा। अगर कोई 3 करता है तो उसके लिए 3, अगर x करता है तो उसके लिए x। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। डेंटिसिटी के आधार पर सबसे पहला होगा मोनोडेंटेट, दूसरा होगा बाइडेंटेट या इसको डाइडेंटेट भी कहा जाता है, तीसरा होगा ट्राइडेंटेट, चौथा होगा टेट्राडेंटेट, पांचवा होगा पेंटाडेंटेट, छठा होगा हेक्साडेंटेट, उसके बाद हेप्टाडेंटेट, ऑक्टाडेंटेट एंड सो ऑन। तो जिसके लिए डेंटिसिटी का मान 1 होगा उसको कहा जाएगा मोनोडेंटेट, जिसके लिए डेंटिसिटी का मान 2 होगा उसको कहा जाएगा बाइडेंटेट, जिसका डेंटिसिटी का मान 3 होगा उसको कहा जाएगा ट्राइडेंटेट, जिसका डेंटिसिटी का मान 4 होगा उसको कहा जाएगा टेट्राडेंटेट, जिसका 5 होगा उसको कहा जाएगा पेंटा, जिसका 6 होगा उसको कहा जाएगा हेक्सा। यानी कि जो 1 लोन पेयर डोनेट कर देगा उसको कहा जाएगा मोनोडेंटेट, जो लोन पेयर 2 डोनेट करेगा उसको कहा जाएगा बाई, जो 3 करेगा उसको ट्राई, जो 4 करेगा टेट्रा, 5 करेगा पेंटा, 6 करेगा हेक्सा एंड सो ऑन। तो ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। तो चलिए अब बारी बारी से पढ़ते हैं कि मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है, बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। देखिए वैसा लिगेंड जिसका डेंटिसिटी का मान 1 होता है उसे मोनोडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। यानी कि वैसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को केवल और केवल 1 लोन पेयर डोनेट कर दे उसको कहा जाएगा मोनोडेंटेट लिगेंड। सबसे अच्छा एग्जांपल है Cn-, इसको कहा जाता है साइनाइड आयन, OH-, हाइड्रोक्साइड आयन, वाटर, अमोनिया, मिथाइल एल्कोहल etc। यहाँ पर जब आप स्ट्रक्चर बनाइएगा तो ये ऐसे बन जाएगा और यहाँ पर लोन पेयर रहता है और इसी लोन पेयर को ये डोनेट करता है। अब कभी कभी NC- आता है तो इसको कहा जाता है आइसोसाइनाइड आयन। यहाँ पर डोनर एटम कार्बन होता है और इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन होता है। अगर Cn- है तो साइनाइड, अगर NC- है तो आइसोसाइनाइड। लेकिन लोन पेयर देगा कोई एक ही, एक दे रहा है इसीलिए तो इसका नाम है मोनोडेंटेट। वाटर की बात करते हैं। वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है लेकिन डोनेट एक ही करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है मोनोडेंटेट। उसके बाद बात करते हैं अमोनिया का। लोन पेयर इसके पास भी रहता है, डोनेट करेगा, 1 लोन पेयर डोनेट किया तो इसका नाम पड़ गया मोनोडेंटेट। मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है लेकिन डोनेट करता है एक ही, 1 लोन पेयर दे रहा है इसीलिए इसका नाम पड़ गया मोनोडेंटेट। तो इस प्रकार से मोनोडेंटेट हो सकता है। अब इसी में मोनोडेंटेट में ही एक स्पेशल प्रकार आता है जिसको कहा जाता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, जैसे कि आप एग्जांपल देखिएगा, एक बार लिख रहे हैं Cn-, एक बार लिख रहे हैं NC-। पूरा मॉलिक्यूल का बात किया जाए तो पूरा मॉलिक्यूल के लिए डेंटिसिटी का मान 1 होगा। चाहे आप साइनाइड आयन को लीजिए चाहे आप आइसोसाइनाइड आयन को लीजिए। जब इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो इसमें लोन पेयर होगा नाइट्रोजन के पास, जब इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो इसमें लोन पेयर होगा कार्बन के पास। तो इसमें डेंटिसिटी का मान 1 है, इसमें भी डेंटिसिटी का मान है 1। इसमें जो डोनर एटम है वो है नाइट्रोजन और इसमें जो डोनर एटम है वो है कार्बन। तो जिसके लिए डेंटिसिटी का मान सेम होता है लेकिन डोनर एटम अलग अलग होता है तब उसको कहा जाता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। और सारे एम्बीडेंटेट लिगेंड मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं। नोट में लिख लेंगे।
all ambidentate are monodentate ligand but not true for vice versa। जितने भी एम्बी लिगेंड है सब के सब मोनोडेंटेंट होंगे, लेकिन जितने भी मोनोडेंटेंट है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एम्बीडेंटेंट होगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है साइनाइड और आइसोसाइनाइड का। चलिए बात करते हैं बाइडेंटेंट लिगेंड की। आप इसको बाइडेंटेंट कहिए या डाइडेंटेंट कहिए, एक ही बात होता है। बाइडेंटेंट या डाइडेंटेंट लिगेंड। जब डेंटिसिटी का मान 1 था तो उसको कहा गया है मोनोडेंटेट लिगेंड, यानी कि जिसके पास सेंट्रल मेटल एटम को एक लोन पेयर देने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है या डोनेटिंग पावर होती है, उसे मोनोडेंटेट कहा जाता है। जब लोन पेयर 2-2 देने लगेगा तब उसको कहा जाएगा बाइडेंटेंट। यानी कि सिंपल सा डिफिनेशन लिखिएगा कि जिस लिगेंड के पास सेंट्रल मेटल एटम को 2 लोन पेयर देने की टेंडेंसी होती है उसे बाइडेंटेंट लिगेंड कहा जाता है। एग्जाम्पल C2O4 इसको कहा जाता है ऑक्जिलेट आयन। इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, ऐसे बनेगा और इसी को कहा जाता है C2O4 H2C2O4 को कहा जाता है ऑक्जेलिक एसिड और इसी ऑक्जेलिक एसिड से आया है C2O4 ऑक्जेलिक एसिड में से जब 2 हाइड्रोजन आयन निकल जाते हैं तब वहाँ पर ऑक्जिलेट आयन का निर्माण होता है। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है और यहाँ पर रहता है सेंट्रल एटम, एक लोन पेयर इसको देगा, एक लोन पेयर इसको देगा। ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर है लेकिन देगा एक ही लोन पेयर। अब यहाँ पर एक रिंग बन गया और इस रिंग में देखिएगा तो मेंबर काउंट कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तो थर्ड मेंबर रिंग बनता है। देखिए थर्ड मेंबर रिंग बनेगा तो ऐसे होगा, अगर 4 मेंबर रिंग बनेगा तो ऐसे होगा, अगर 5 मेंबर रिंग बनेगा तो ऐसे होगा, अगर 6 मेंबर रिंग बनेगा तो ऐसे होगा, अगर 7 मेंबर रिंग बना 1 2 3 4 5 6 7, यह है 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग। जो 6 मेंबर रिंग होता है मोस्ट स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसके पास होता है। सबसे कम स्टेबल होता है 3 मेंबर वाला, उससे ज़्यादा स्टेबल होता है 5 मेंबर वाला, सबसे ज़्यादा 6 मेंबर वाला, 7 मेंबर वाला भी 6 मेंबर से कम स्टेबल होता है। जिसके पास 7 मेंबर का रिंग बनेगा वो भी चाहता है कि हम 6 में बदल जाए, जिसका 5 रहेगा वो भी चाहता है कि हम 6 में बदल जाए। फिर बात होती है कि 7 और 5 में कौन ज़्यादा, तो 5 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। रीजन क्या है, तो स्टेबिलिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेन। जिसका एंगल स्ट्रेन कम होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसका एंगल स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेन। जिसका स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उसका एंगल स्ट्रेन उतना ही कम होगा। एंगल स्ट्रेन कहने का मतलब होता है कि आइडियल बॉन्ड एंगल जितना बनना चाहिए अगर उससे कम या ज़्यादा एंगल बन जाता है तो उसके पास एंगल स्ट्रेन आ जाता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है। जब 3 मेंबर का रिंग बनेगा तो यहाँ पर आएगा 60 डिग्री। जब 4 मेंबर का रिंग बनेगा तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। जब 5 मेंबर का रिंग बनेगा तो यहाँ पर बॉन्ड होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से कम। जब 6 मेंबर का रिंग बनेगा तब यहाँ पर बॉन्ड एंगल का मान हो जाता है 120 डिग्री, जो कि 109 डिग्री 28 मिनट के सबसे करीब है। इसी कारण इसमें एंगल स्ट्रेन करीब करीब नहीं आता है। यही कारण है कि 6 मेंबर वाला रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और बाकी सब इससे काफ़ी अनस्टेबल होते हैं और सबसे कम स्टेबिलिटी होती है 3 मेंबर रिंग। तो 3 मेंबर रिंग को जनरल तौर पर अनस्टेबल कहा जाता है और 4 वाला स्टेबल होता है, 5 वाला भी स्टेबल होता है, 7 वाला भी स्टेबल होता है, लेकिन 6 वाला मोस्ट स्टेबल होता है
तो इसीलिए ऑक्जिलेट आयन में थर्ड मेंबर का रिंग बनता है। और जो रिंग बना लेता है उस रिंग को कहा जाता है साइक्लिक रिंग। यहाँ पर रिंग बना है इसीलिए इस रिंग को कहा जाएगा साइक्लिक रिंग। और जिस लिगेंड के पास साइक्लिक रिंग बनाने की क्षमता होती है, यहाँ पर ऑक्जिलेट आयन है, इसके पास साइक्लिक लिगेंड बनाने की क्षमता है, तो जिसके पास साइक्लिक रिंग बनाने की क्षमता होती है उसको चिलेट लिगेंड कहा जाता है। ध्यान से गौर कीजिएगा, जिसके पास साइक्लिक रिंग बनाने की क्षमता होती है उसको कहा जाता है चिलेट रिंग, या कभी कभी इसको किलेट रिंग भी कहा जाता है। कुछ टीचर्स इसको चिलेट कहते हैं, कुछ इसको किलेट कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चिलेट कहिए या किलेट कहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि जिसके पास साइक्लिक रिंग बनाने की क्षमता होगी उसको कहा जाएगा चिलेट रिंग। और इस प्रोसेस को कहा जाता है चिलेशन या किलेशन। यानी कि आप बात को समझ गए होंगे, जहां पर चिलेट रिंग बनेगा उस प्रोसेस को कहा जाएगा चिलेशन या किलेशन कहा जाएगा। चिलेशन और किलेशन को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बार बार बता रहा हूं कि कुछ टीचर इसको चिलेट कहते हैं तो कुछ टीचर इसको किलेट कहते हैं। मैंने खुद देखा है, बहुत ऐसे टीचर्स हैं जो इसको डायरेक्टली चिलेट कहते हैं तो कुछ किलेट कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन में उतना वेरी नहीं होता है। अगर आपको चिलेशन अच्छा लगता है तो आप चिलेशन कहिए, या आपके टीचर चिलेट कहते हैं तो आप भी चिलेट कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो जिसके पास साइक्लिक रिंग बनाने की क्षमता होगी उसको कहा जाएगा चिलेट रिंग और इस प्रोसेस को कहा जाएगा चिलेशन। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या ऑक्जिलेट एक चिलेट रिंग, मतलब कि क्या ऑक्जिलेट एक चिलेट लिगेंड है? तो हाँ है, क्योंकि ऑक्जिलेट में रिंग बनता है और जिसमें रिंग बनता है, जिसमें साइक्लिक रिंग बन जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? चिलेट रिंग। तो ऑक्जिलेट डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा है कि एक चिलेट रिंग है, यानी कि ऑक्जिलेट में चिलेशन होता है। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग क्या होगा। साइक्लिक रिंग पर लिगेंड। यहाँ पर टोटल रिंग की बात नहीं हो रही है, पर लिगेंड की बात हो रही है। एक लिगेंड में कितना साइक्लिक रिंग बनेगा, क्योंकि अगर एक साइक्लिक रिंग बनता है तो उसमें सारे के सारे एटम डिफरेंट होते हैं, बार बार वो चीज़ रिपीट नहीं होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा D-1, यानी कि डेंटिसिटी -1, जहां पर D का मतलब हो जाएगा डेंटिसिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्जिलेट आयन में साइक्लिक रिंग पर लिगेंड कितना होगा, तो पहले इसका देखिए डेंटिसिटी कितना है। तो इसका डेंटिसिटी है 2 और -1, यानी कि ऑक्जिलेट आयन में साइक्लिक रिंग पर लिगेंड 1 है। इसमें थर्ड मेंबर रिंग बना है, लेकिन इसमें साइक्लिक रिंग पर एटम कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है डेंटिसिटी -1। मुझे उम्मीद है कि आपको बाइडेंडेट लिगेंड समझ में आया होगा। आइए इसके बाद अभी कुछ और बाइडेंडेट लिगेंड के बारे में बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल है EN, जिसका फुल नेम है इथिलीन डाईएमीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, BBI है, अक्सर सवाल पूछा जाता है EN से, इथिलीन डाईएमीन से। इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इथिलीन डाईएमीन का स्ट्रक्चर होता है CH3 NH2 CH3 NH2। इसी को कहा जाता है इथिलीन डाईएमीन। इसमें नाइट्रोजन के पास रहता है लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर रहता है, और यहाँ पर रहता है सेंट्रल मेटम, इसको डोनेट कर देगा 1 2 3। इसमें भी 3 मेंबर का रिंग बनता है। और इसका अगर साइक्लिक रिंग पर एटम की बात, पर लिगेंड की बात की जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा D-1 और इसका डेंटिसिटी हो जाएगा 2 - 1 = 1। यानी कि अगर पूछा जाए कि मोनोडेंटेट लिगेंड में साइक्लिक रिंग पर एटम कितना बनता है तो 0, क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए डेंटिसिटी होता है 1 और 1 - 1 = 0। बाई के लिए तो जितना होगा उसमें से आप 1 घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। VBI डबल स्टार मैंने दिया है। EN का मतलब होता है इथिलीन डाईएमीन। ऑक्जिलेट भी बता दिया, और ऑक्जिलेट को शॉर्ट में OX से डिनोट किया जाता है, OX। इसके बाद आता है DMG। DMG भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। DMG का फुल नेम होता है डाईमिथाइल ग्लाई ऑक्जिलेट, ऑक्जिमेट, डाईमिथाइल ग्लाई ऑक्जिमेट, जिसको कहा जाता है DMG। DMG में स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। DMG के लिए यहाँ पर C हो जाएगा, C के बाद CH3 हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा, यहाँ पर
CH3C हो गया, यहाँ पर भी CH3 होता है, CH2 होगा, CH3 और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, अगर CH2 लिखेंगे तो इसको इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर से यहाँ पर इसके बीच में बॉन्ड बनता है। फिर होता है N और यहाँ पर आ जाएगा OH, और यहाँ पर N और यहाँ पर आ जाएगा OH। N का एक वैलेंसी पूरा नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, और इसी को कहा जाता है DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। यहाँ पर लोन पेयर होता है इस नाइट्रोजन के पास, और इसके पास भी रहता है लोन पेयर। यहाँ पर रहेगा सेंट्रल मेटल एटम, लोन पेयर इसको देगा और लोन पेयर इसको देगा, इसको कहा जाता है DMG। इसके बाद और एक और है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, DIPI, जिसको कहा जाता है डाइपिरिडीन। डाइपिरिडीन में क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, यहाँ पर रहेगा नाइट्रोजन, इसके पास रहता है लोन पेयर, और ये दूसरे पिरिडीन से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन, इसके पास है लोन पेयर, इसको कहा जाता है DIPI यानी कि डाइपिरिडीन। और डाइपिरिडीन का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, और यहाँ पर रहेगा सेंट्रल मेटल एटम, और एक लोन पेयर इसको देगा और एक लोन पेयर इसको देगा। तो बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड में और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 98 या 99% की गारंटी यही है कि सवाल यहीं से पूछेगा। सबसे ज़्यादा सवाल अभी तक पूछा गया है तो EN और ऑक्जिलेट आयन को लेकर के पूछा गया है। इथिलीन डाई एमीन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल करके एक और चीज़ आने वाला है जो कि इस लिगेंड का सबसे शानदार टॉपिक होता है, जिसका नाम होता है EDTA, जिससे बच्चे अक्सर डरा करते हैं। इथिलीन डाई एमीन टेट्राएसीटेट का स्ट्रक्चर, तो अगर आपको EN पता है, इथिलीन डाई एमीन पता है, तो आप EDTA का भी आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, आप इसको नोट कीजिए। अगला प्रकार का लिगेंड की बात करते हैं टेट्राडेंटेट, जिसके पास डेंटिसिटी का मान 4 हो, पेंटाडेंटेट जिसका डेंटिसिटी का मान 5। टेट्राडेंटेट पेंटाडेंटेट अक्सर उतने नहीं पूछे जाते हैं, इसके एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट दे दिए जाएंगे। जितना इंपॉर्टेंट मोनोडेंटेट बाइडेंटेट होता है उतना टेट्राडेंटेट नहीं होता है। इसके बाद ट्राइडेंटेट की भी बात आप कर सकते हैं, जिसके लिए डेंटिसिटी का मान 3 होता है, उसको कहा जाता है ट्राइडेंटेट। अब बात करते हैं हेक्साडेंटेट की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेक्साडेंटेट EDTA के कारण ज़्यादा फेमस हो गया है। जिसके पास डेंटिसिटी का मान 6 होता है उसको कहा जाता है हेक्साडेंटेट, यानी कि जिसके पास सेंट्रल मेटल एटम को 6 लोन पेयर देने की टेंडेंसी हो उसको कहा जाता है हेक्साडेंटेट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है EDTA। EDTA की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, इसको आप VVI डबल स्टार दे करके लिखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है EDTA का स्ट्रक्चर। EDTA पर चार्ज कितना होता है तो 4- होता है। EDTA का फुल नेम क्या होता है, इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। EDTA का फुल नेम हो जाएगा इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। बिहार बोर्ड एक बार पूछ चुका है कि EDTA का फुल नेम क्या होता है। बिहार बोर्ड का PYQ है, PYQ BSEB पूछ चुका है। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फुल नेम ऑफ EDTA बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था, DDTA। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो लिगेंड से एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। आप देखिएगा, आपको अपने आप आ जाएगा। इथिलीन डाई एमीन टेट्राएसीटेट EDTA का पूरा नाम। EDTA पर चार्ज कितना होता है तो 4-। EDTA का डेंटिसिटी कितना होता है तो 6। अब बात होती है स्ट्रक्चर की। आप जानते हैं कि EN का स्ट्रक्चर, EN का मतलब इथिलीन डाई एमीन, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा CH2 NH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर हो जाएगा NH2। बस इस दोनों हाइड्रोजन को हटा दीजिए। जब दोनों हाइड्रोजन को हटा दीजिएगा तो इस नाइट्रोजन का 2 वैलेंसी और इस नाइट्रोजन का 2 वैलेंसी खाली हो जाएगा। तो बन गया इथिलीन
डाईएमीन अब टेट्रा मतलब 4 एसीटेट, यानी कि 4 एसीटेट आयन की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि CH3COOH को एसिटिक एसिड कहा जाता है। जब इस एसिडिक एसिड को एक्वस मीडियम में ले जाया जाता है तब ये 2 भागों में टूट जाता है। सबसे पहला भाग होता है CH3COO- प्लस H+, इसको कहा जाता है एसीटेट आयन और इसको कहा जाता है हाइड्रोजन आयन। तो CH3COO- को एसीटेट आयन, तो यहाँ पर कितने एसीटेट आयन की आवश्यकता है? तो 4। यहाँ पर लगा दीजिए CH3COO-, 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 इसी को कहा जाता है इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। चलिए एक बार फिर से EDTA को रिवीजन कर लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर को। EDTA4-, इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर बनाना है CH2, यहाँ पर बनाना है CH2, यहाँ पर रहेगा नाइट्रोजन और यहाँ पर भी क्या रहेगा नाइट्रोजन। इसका 2 वैलेंसी फ्री है, इसका भी 2 वैलेंसी फ्री है। 1 2 3 4 वैलेंसी फ्री हो गए। यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर आएगा एसीटेट आयन, यानी कि यहाँ पर आएगा CH3C_O, यहाँ पर O-, CH3 वही बात है, केवल स्ट्रक्चर के रूप में लिखा जा रहा है। C_O-, CH3C_O-, और यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर रहेगा सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट करवाया जाएगा। इसका लोन पेयर आएगा इसके पास, इसका लोन पेयर आएगा इसके पास, इसका लोन पेयर आएगा इसके पास, इसका लोन पेयर आएगा इसके पास। उसके पास रहता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर जाएगा इसके पास, और यहाँ से भी नाइट्रोजन का लोन पेयर जाएगा इसके पास। अब यहाँ पर देखा जाए साइक्लिक रिंग पर लिगेंड, तो इसका फॉर्मूला होता है डेंटिसिटी -1। हेक्साडेंटेट है तो इसका डेंटिसिटी हो जाएगा 6 - 1 5। तो साइक्लिक लिगेंड पर एटम, साइक्लिक रिंग पर लिगेंड में आंसर हमारा 5 आया है। तो इस 5 में कौन कौन भाग लेगा? तो सबसे पहले भाग ले रहा है कार्बन, नाइट्रोजन, उसके बाद इसमें हाइड्रोजन, तब ऑक्सीजन और तब 5 नंबर पर है मेटल। यानी कि सबसे पहला भाग लिया कार्बन, उसके बाद लिया नाइट्रोजन, तब लिया हाइड्रोजन, तब लिया ऑक्सीजन, उसके बाद लिया मेटल। तो हेक्साडेंटेट है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा हेक्साडेंटेट का स्ट्रक्चर। अगर आपसे पूछा जाए कि हेक्साडेंटेट के पास कितने ऐसे नाइट्रोजन एटम हैं जो कि लोन पेयर को डोनेट करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन डोनर की संख्या कितनी है? तो 1 2। ऑक्सीजन डोनर की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4। आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन डोनर की संख्या हो जाएगा 2, ऑक्सीजन डोनर की संख्या हो जाएगा 4, और यही है EDTA। EDTA पर चार्ज कितना? तो -4। EDTA का डेंसिटी कितना? तो 6। मुझे उम्मीद है कि EDTA जैसे चीज़ को भी समझने में आपको कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं हुआ होगा। तो आप कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि लिगेंड पढ़ के आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।